तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग जो एनसीईआरटी का फ्री क्लासेस चल रहा है उसका इतिहास का देखेंगे। इतिहास का चैप्टर चल रहा है जिसमें कक्षा 6 का फिर से जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कक्षा 6 का जो हमारे अतीत है बुक एनसीईआरटी का, उसका फुल एक्सप्लेनेशन सब कुछ बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने वाले हैं, ठीक है। और आज जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो आज है जिसमें चैप्टर है आरंभिक नगर है। आज का जो चैप्टर है आरंभिक नगर, ठीक है। और ये एआई द्वारा तैयार किया गया है। ऐसी क्लास है जो एआई द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी का और सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एनसीईआरटी का बुक पढ़ना, कम से कम एक बार रीडिंग करना, उसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चैप्टर 3 में जो कक्षा 6 का चैप्टर 3 में जो आरंभिक नगर दिया गया है क्या क्या है इसमें, इसके बारे में चलिए समझते हैं आगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अध्याय 3 का जो है आरंभिक नगर चैप्टर का टेक्स्ट बुक है ये, ठीक है। टेक्स्ट बुक है ये, इसमें आप स्कैनर करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, स्कैनर करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं पीडीएफ मिल पा रहा है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख कर भेजिए, हम आपका प्रोवाइड जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए देखिए क्या है कक्षा 6 का ये 2 बालक है, ठीक है। उसमें क्या कहता है देखिए, पुराने भवन का संरक्षण। सबसे पहले है पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत 2 लड़का है, अपने घर के पास एक की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। दोनों लड़का, उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की पर तारीफ कर रहे थे। उसके पास जो क्रिकेट खेल रहा था उसके पास कुछ खंडहर टाइप का कुछ घर रहा होगा जिसका कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे फुतहा घर करते थे, फुतहा घर कहा करते थे, ठीक है। तो एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला का मतलब डिजाइन होता है, उसी को कहता है वास्तुकला। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। 2 महिला आपस में बात कर रही है। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। क्लास 6 का विद्यार्थी है और बच्चा है, तो जाहिर सी बात है उसे पता नहीं है कि पुराने जो महल रहता है, घर रहता है, उसे क्यों संरक्षित करके बचा के रखना चाहिए, ठीक है। वही ये कह रहा है कि मंत्री जी को हमें कहना चाहिए इसको सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए, मरम्मत फिर से करा दिया जाए ताकि यह सुरक्षित रहेगा। और ये इतिहास का प्रतीक होता है। पुराना घर, कोई वस्तु, ये सबसे इतिहास का प्रतीक रहता है, ठीक है। जैसे जीवन में कोई चीज़ विलुप्त होने लगता है, मतलब गायब होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, तो समझिए वो इतिहास का प्रतीक हो गया। भविष्य में कभी उसको खोजने पर भी नहीं मिल पाएगा कोई भी चीज़। अगला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हम लोग जानेंगे हड़प्पा की कहानी। अब हड़प्पा कहाँ पर है इसकी कहानी देखेंगे। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, जिसमें रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो बिछाने के क्रम में जो पूरा स्थल था प्राचीन काल का, जो हड़प्पा नगर था, उसमें उसका कई जगह दीवार आ गया। तो दीवार का ईंट था, तो इंजीनियर जो था उस ईंट का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने में उखाड़ कर दिया गया,
जिससे जो कि पहले का बना हुआ था घर का दीवार उवार बहुत ही नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो कि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा काल के हड़प्पा नगर की सबसे पहले खोज हुई थी, क्योंकि ऑनलाइन वहाँ पे बिछाया गया था रेलवे लाइन की पटरी। तो उसी दौरान वो सब ईंट मिलना चालू हो गया था। तो उसी सुराग से धीरे धीरे खोदता गया तो पता चल गया कि ये कोई ऐसे ईंट रखा नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे शहर बना हुआ था, घर बना हुआ था उस ईंट का, इसीलिए यहाँ पे वो ईंट था। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो था 47 साल पहले चल रहा था। ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नई भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये आपके बारे में है, आप सोच कर बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी वो जानते हैं। ठीक है, नगर तो मिल गया, हड़प्पा नगर, ये नगर का ही है, शहर का ही है, वो तो मिल गया। ठीक है, चलिए इनकी विशेषता जानते हैं। इन नगर में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। दिशा के अनुसार देखा गया तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचा जगह पर बना हुआ था। ठीक है, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में थे, नीचे गड्ढा करके बनाया हुआ था। आरंभ में आरंभ में जो मानव आप इससे पिछले वाले क्लास में देख चुके थे, ठीक है, किस तरह से घर बनाना चालू किया था। तो गड्ढे खोद कर बनाता था, नीचे जमीन के नीचे गड्ढे खोद कर। ठीक है, इसका कारण भी हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि क्यों नीचे गड्ढा खोद कर बनाता था आरंभ में मानव, जिस समय शुरुआती दौर था उस समय। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचा था उसे जो खोजने वाले था वैज्ञानिक सर, उसने बोल दिया ये लगता है कि दुर्ग है। दुर्ग मतलब बाउंड्री, घेरा हुआ। ठीक है, बाउंड्री हो गया, दुर्ग मतलब नगर का यह बाउंड्री हो गया। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। उस समय जो घर बनाया गया था पकी हुई ईंट का बनाया गया था, यानी आज से 47 साल पहले ईंट का साक्ष्य मिलता है कि उस समय भी ईंट था पका हुआ। ठीक है, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद यानी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। शुरुआत में जो ईंटा बनाया गया वो इतना अच्छा बनाया गया कि आज तक भी उस ईंटा में कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन आजकल का जो ईंटा देखेंगे आप लोग, घर में जो ईंट मिलेगा उसमें ऐसा ईंट मिलेगा जो कुछ दिन अगर छोड़ दीजिएगा तो वो मिट्टी की तरह बन के ख़त्म हो जाता है, कुछ कीड़ा लग जाता है उसमें और वो मिट्टी की तरह बन के। ईंट तो ऐसे मिट्टी का ही पका रहता है, लेकिन आजकल का जो ईंट रहता है उतना अच्छा नहीं रहता जितना अच्छा इसका बताया गया कि हजारों साल हो गया फिर भी ईंट वो इतना सुंदर ईंट एकदम ईंट की तरह अभी भी वो मिलता है। ठीक है, दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ईंट को इस तरह से खड़ा करता था ताकि दीवार बहुत ही मजबूत रहे, तब जाके तो अभी तक खड़ा है वो दीवार। अभी देखिएगा ऐसा ऐसा दीवार जो बनाता है जो कब टूट जाएगा किसी को नहीं पता रहता है। उस समय का देखिए टेक्निक क्या था, कैसे वो यूज करता था टेक्निक बनाने की, दीवार जो अभी तक खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ चलिए इधर एक नज़र देख लेते हैं, मैप पर देख लेते हैं कि हड़प्पा जो शहर था
हड़प्पा नगर जो था वो कहाँ पे था। ठीक है, तो ये आप मैप देख सकते हैं, कुछ ऐसे बना हुआ मैप है। ठीक है, ये इंडिया के कुछ इस तरह मैप है, जो कि आप यहाँ पे देखिएगा, ये रावी नदी है। ठीक है, और इसी के किनारे यहाँ पे बसा हुआ था हड़प्पा का, हड़प्पा शहर। ठीक है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर था। ठीक है, चलिए मैप में तो देख लिए, मानचित्र में कहाँ पे है हड़प्पा शहर, तो रावी नदी के किनारे है। अब वर्तमान में अब तो पाकिस्तान में चल गया है, क्योंकि पाकिस्तान का इस तरह से मैप है, इतना पाकिस्तान का ये है, तो ये सब पाकिस्तान में वर्तमान में भी चल गया। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ है। तो आप देख लीजिए, दीवार की खूबसूरत खूब मजबूत रहे, इसलिए वो किस तरह से दीवार बनाता था। ठीक है, ताकि ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहे। टिकाऊ इतना बनाया कि अभी तक वो टिका हुआ है, ना ही तो खराब हुआ है, ना ही दीवार गिरा है। कुछ नगरों के नगर दुर्गों में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जैसे मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। एक तालाब टाइप का कुछ मिला है, जिसे कहा गया है वो बहुत ही बड़ा है, तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसे महान स्नानागार कहा गया, जहाँ पर लोग नहाया करता होगा उस समय, पासावता के लोग, जिस समय सिंधु सभ्यता से। मोहनजोदड़ो की बात करें तो आप यहाँ पे देख लें, मोहनजोदड़ो एक ये भी शहर आ गया। तो मोहनजोदड़ो देखिए सिंधु नदी के किनारे पर है, ये सिंधु नगर नदी है, ये जो सिंधु नदी है। ठीक है, तो यहीं पे था, सिंधु नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है। इस तालाब को बनाने में जो प्रयोग हुआ है, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। उस समय इतना साल पुराने ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। ठीक है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी, और चारों तरफ एकदम घुमा के वहाँ पे कमरा बनाया हुआ था, रूम बनाया हुआ था। ठीक है, घर। इसमें इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, कुआं से पानी उसमें जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जब भी उसका इस्तेमाल खत्म हो जाता होगा, तो उसे उस तालाब को खाली कर दिया जाता होगा। इस तरीका से बनाया हुआ था, ताकि ज़रूरत होगा जब इस्तेमाल करके फिर उसे खाली कर दिया जाएगा। शायद यह विशिष्ट नगरी विशेष अवसरों पर यहाँ स्नान किया करते थे। ठीक है, इस तरीका से बनाया हुआ था, ताकि जब ज़रूरत हो या किसी बड़ा फंक्शन वंक्शन होता होगा, उस समय उसे उसमें पानी डालकर ज़रूरत पूरा हो जाने के बाद उसे फिर खाली कर दिया जाता होगा। इस तरीका से बनाया हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, कालीबंगा और लोथल। ये दो शहर का नाम आया है, कालीबंगा और लोथल। तो आप इस चित्र में, यहाँ पे मानचित्र में देखेंगे, तो लोथल यहाँ पे देखिए गुजरात में, सरयू नदी के किनारे लोथल है। और कालीबंगा को देखिएगा तो कालीबंगा यहाँ पे है, सॉरी ये तो राखीगढ़ी है, यहाँ पे देखिए ये है कालीबंगा। ठीक है, सतलुज नदी के किनारे देखिएगा तो कालीबंगा मिलेगा, ये सतलुज नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो शहर देख लिए। जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले थे, हर शहर में अग्निकुंड में भी मिला था, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अग्निकुंड मिला, अग्निकुंड का अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे यज्ञ होता। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। जैसे देखिएगा तो हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़ा बड़ा
क्या बड़ा बड़ा भंडार गृह मिला, यानी अनाज रखने का गोदाम, ये सब मिला ये तीनों शहर में। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं महान स्नानागार किस तरह से बनाया गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इधर से ये सीढ़ी है और इधर से ये सीढ़ी है, दो तरफ से सीढ़ी था, आप देख सकते हैं। जो बनाया गया था उस समय, ये इतना बड़ा उस समय था। और इसमें जो यहाँ चारों बगल देख सकते हैं, यहाँ पे सभी जगह ये घर टाइप का बनाया गया था चारों तरफ, ये सब आप देख सकते हैं। इस तरीक़ा से चारों बगल घर तरीक़ा से बनाया गया सभी जगह। और सभी ये देख सकते हैं, इतने यहाँ पे देख रहे हैं छोटा छोटा सब जगह ईंट बिछाया हुआ है। आप देख सकते हैं छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ईंटा दिखाई दे रहा है। और ये ईंटा आज के मुताबिक का ईंटा कुछ भी नहीं था। इससे आज जो मिलता है ईंटा, उससे दोगुना तिगुना होगा वो, उतना बड़ा ईंटा उस समय बनाता था और उतना बढ़िया, ठीक है, मजबूत। तो ये देख सकते हैं, ये सीढ़ी दोनों तरफ से था, दो तरफ से सीढ़ी और चारों तरफ कमरा, फोटो में देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, भवन, नाले और सड़क कैसा था शहर का, ये सब देखिए। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, ठीक है, मतलब घर के जो आंगन है उसके चारों तरफ कमरा बना दिया जाता, बीच में खाली आंगन बना दिया जाता था, इस तरीक़ा से बनाता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुछ घर में नहाने के लिए देखिए स्नानागार यानी अलग से बनाया जाता था, और कुआं भी कहीं कहीं पे कुछ घर में रहता था, कुआं भी बिल्कुल भी स्पेशल कुआं भी रहता था, इस तरीक़ा से बनाता था। आज तो कुआं विलुप्त होने लगा धीरे धीरे, अब बंद होने लगा कुआं। पहले देखिएगा तो करीब 2000 के करीब में, जिस समय आज से 20 साल पहले कुआं बहुत ही कुआं था, उस ज़्यादातर लोग कुआं का इस्तेमाल करता था उस समय। चापाकल अब इधर से करने लगा इस्तेमाल, चापाकल, नल, उस समय ये सब नहीं था। कुआं का प्रचलित आज से 20-25 साल पहले भी आप देखिएगा तो बहुत था, उस समय होता था। देखिए आगे देखिए क्या कहते हैं, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाला जो बनाता था ढका हुआ, ऊपर से बंद, आज का तो खुला रहता है नाला, उस समय का नाला था बंद रहता था। आज से 4700 साल पहले का बात कर रहे हैं। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। आज जैसे देखिएगा आप शहर में जाइएगा आज, तो ऐसा मिलेगा स्थिति, मतलब इस तरह का नाला बनाया जाता है कि नाला घर के आगे, सभी घर के आगे से नाला देके, और सबके घर के आगे से घर वाला पानी उस नाला में मिलता है, और फिर वो नाला बड़ा नाला में मिलता है, और जगह जगह होल बनाया जाता है। आज देखिएगा तो शहर में ऐसा मिलता है, गाँव में नहीं मिलता, ठीक है। तो घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, ठीक है, ताकि सब कुछ बाद में तोड़ना ना पड़े उसे, इस तरीक़ा से बनाया जाता है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध बनाया जाता था, योजना बना के कब बनाना है, ठीक है। यहाँ पे वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है। कहता है यहाँ जो वर्णित घर है और पिछले अध्याय में जो घर पढ़े थे उसके बारे में क्या अंतर है, कोई अंतर बताइए। आप कमेंट बॉक्स में दोनों का अंतर बताइए कि पहले जो कल इससे पहले वाला कक्षा में जो घर के बारे में चर्चा किए थे उसका कैसा था व्यवस्था, और अभी जो इसमें दिया गया है घर जो बताया गया घर के बारे में, इसका कैसा व्यवस्था है। ये दोनों आप देखेंगे तो
इसमें जो दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में घर की कंडीशन बिल्कुल एकदम शहरीकरण की तरीका से बनाया गया है। बिल्कुल शहरीकरण बिल्कुल ही सिंधु घाटी सभ्यता था। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये सड़क है और ये नाला भी है, देख सकते हैं। इस तरीका से नाला था, ढका हुआ नाला था, ये सब ढकने, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं ये कुआं था, घर में कुआं था। मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है। ये जो है मोहनजोदड़ो का फोटो दिया गया। ऊपर एक कुआं और बाईं और नीचे हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर दिखाई गई है। ये मोहर है, देख सकते हैं। इसमें एक सींग वाला जानवर का इसमें फोटो दिया गया है, उसका मोहर बनाया गया, ठीक है। अब गाय तो उस समय एक सींग का गाय होता नहीं था। एक सींग वाला कौन सा जानवर होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि एक सींग वाला ये जो है दिया गया है कौन सा जानवर का है फोटो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेंडा को रहता है एक सींग। ये सब इस तरह से छोटा छोटा चित्र का मूर्ति भी मिला है, ठीक है। चलिए नगरीय जीवन देखते हैं क्या है, इस पॉइंट को देखते हैं। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। कहता है हड़प्पा के नगर में बहुत ही हलचल रहता होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। इसमें कहता है देखिए कि यह संभवतः हो सकता है कि वहाँ पे कोई शासक रहता होगा, ठीक है, और वो लोगों को दूर दराज भेज के बहुत ही बहुमूल्य अच्छा पत्थर, उसमें तो पत्थर का ही चलता, पत्थर, धातु, ये सब को मंगाता होगा अपने यहाँ, ठीक है, ताकि अपना नगर को कुछ बेहतर अच्छा बनाया जा सके। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे, और शायद यह अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। उस समय का कुछ भाषा भी रहता होगा, लिपि यानी भाषा भी होगा, जो आप इस मोहर में देख सकते हैं। किधर गया मोहर, यहाँ पे देख सकते हैं ये भाषा, यहाँ पे कुछ ये लिखा गया है, ये उस समय का भाषा है, लिपि जो मोहर पर दर्शाया गया है। और भी कुछ कहीं लिखा होगा, ठीक है, जिसका साक्ष्य नहीं मिल पाया, नष्ट हो गया, इतना दिन होने के बाद नहीं रह पाया इस तरह से, ये कहता है, ठीक है। देखिए इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष में भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से, कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे, ठीक है। कह रहा है कि वो दूर दराज हो सकता है, यात्रा भी करता होगा, कहीं जाता होगा घूमने फिरने, कुछ लाने के लिए यात्रा भी करता होगा, घर में कुछ सामान भी बनाता होगा। जिस तरह से मिला है मिट्टी का खिलौना, हो सकता है बच्चा को खेलने के लिए बनाया जाता होगा उस समय ये खिलौना, ठीक है। नगर में रहने वाले लोगों का की एक सूची बनाइए, ये आपके लिए है कि सूची बनाइए नगर में रहने वाले लोगों की। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? तो ये लिपि आप जो देख सकते हैं, ये आज तक वैज्ञानिक नहीं पता कर पाया है कि आखिर ये क्या लिखा हुआ था उस समय। जो इस मोहर पर लिखा हुआ है ये कौन सी लिपि है, क्या लिखा गया है, आज तक नहीं पता लगा पाया। पता लगाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तब तक आप कमेंट बॉक्स में ये सूची बनाइए और ये बताइए मेहरगढ़ के बारे में, दोनों के बारे में, ठीक है। नगर और नए शिल्प के बारे में जानते हैं।
ठीक है, चलिए आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों चित्र दिया गया है। जब आप इतिहास अगर पढ़िएगा तो इतिहास में देखिएगा तो इधर क्या कहते हैं, जब महाजनपद जब पढ़िएगा तब उसमें जाके आप पढ़िएगा कि महाजनपद में लोहा की खोज हो पाया था महाजनपद में। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आप देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशेषता जो था शिल्पकार का, सोना, चांदी, धातु सभी कुछ यहाँ पे मिला है। जैसे कि लगेगा वर्तमान में अभी जो शहर चल रहा है उस तरीका से उस समय था शहर। वर्तमान मतलब अभी से मान लीजिए 25 साल पहले का, उस समय उस साल उस तरीका से वहाँ पे मिला गया है सब कुछ। सोना चांदी सब कुछ, सोना से गहना बनेगा, चांदी से क्या बनेगा, लोहा से क्या बनेगा, औजार बनेगा, इस तरीका से वहाँ पे ये सब प्राप्त हुआ है। और इतिहास आप पढ़िएगा तो इतिहास में वैदिक काल तक कोई धातु का चर्चा नहीं है। वैदिक काल तक कोई धातु का चर्चा नहीं है। ठीक है, तो फिर ये धातु इतना सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से आया, कहाँ से लोग ये सब इस्तेमाल करते थे? इसका मतलब उस सन में से जानकारी है मानव का यहाँ पे, तब तो ये सब इस्तेमाल करता था, ये सब गहना बना के, औजार बना के काम करता था। लेकिन फिर में बीच में जो पढ़ाया जाता है इतिहास में कि ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है पता नहीं, कि बीच में कुछ मिला ही नहीं। महाजनपद में पढ़ाया जाएगा कि महाजनपद से 16 महाजनपद से धातु की खोज हुआ था, लोहा की, और तब से नगरीकरण, हथियार बनने लगा और 16 महाजनपद उभर के आया था। 40 में से 16 महाजनपद था। ठीक है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, वाट और फलक है। ये आप देख सकते हैं इस चित्र में। वाट यहाँ देखिएगा, वाट मतलब क्या होता है? पत्थर के वाट। देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन वाटों को बनाया गया है। इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मतलब तराजू जो होता है, पुराने ज़माने का तराजू आप देखिएगा तो उसमें जो तौलने के लिए वाट का इस्तेमाल किया जाता है, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, 10 ग्राम, तो इस तरीका से उसमें पत्थर बनाया गया था। पत्थर का बहुत ही सुंदर बनाया गया था वाट। मध्य में बाएं देखेंगे तो मन के इसमें से कई कर्नलियंत पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में देखेंगे तो आप पत्थर के धारदार फलक है, इधर आप देखेंगे तो, और ये देखिएगा तो यहाँ पे ये कुछ डिजाइन बनाया गया। नीचे दाईं ओर आप देखेंगे तो कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें से कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। इतना साल पुराना आप ये जो आप देखिएगा मूर्ति, ये एक आदमी का बनाया होगा, उस समय कोई बनवाया होगा, या तो हो सकता है शासक होगा, वो अपना बनवाया होगा मूर्ति पत्थर का, इस तरीका से बनाया गया। और ये वस्त्र आप देखिएगा तो इसमें डिजाइन किया हुआ दिखाया गया है कि वस्त्र ये पहना हुआ है इस तरीका से। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे, पत्थर के मोहर बनाते थे। इन आयतकार, पृष्ठ संख्या 27 में, मोहरों पर समानता जानवरों के चित्र मिलते थे। जानवरों का चित्र अभी ऊपर देखे हैं जो मोहर, उसमें जानवर का जो चित्र बनाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा नगर के जो लोग थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के ऊपर
डिजाइन किया हुआ मिट्टी के बर्तन कोहा हुआ बनाते थे। पृष्ठ संख्या 6 देखें। देखिए अध्याय 2 में जिन गांवों के बारे में पढ़ा है, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के वाट बनाते थे? इसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, इससे पहले जो आपने पढ़ा है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि जिन शहर जो गाँवों के बारे में पढ़े हैं, क्या वो सब शहर में ऐसा होता था? वाट सब शहर में मिलता था? तो आपका जवाब होना चाहिए हर शहर में यह प्रतीक नहीं मिला गया है। कुछ ही शहरों में वाट का मतलब बना हुआ है, तो यानी उससे यह लगता है अंदाजा कि व्यापार उससे होता है, और व्यापार हर शहर से नहीं होता था। कुछ ही शहर में व्यापार हुआ करता था। ठीक है, सामान्यतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। संभवतः कह रहा है कपास की खेती होती थी मेहरगढ़ में। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए माले हैं। पकी मिट्टी तथा फाइंस से बनी तकलियों सूत कताई के संकेत देती है। तो ये सब जो आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो से जो मिला है, ये सब बताया गया है कि मोहनजोदड़ो से कपड़ा का अवशेष मिला है, चांदी का बना है, एक ढक्कन मिला है चांदी का, ठीक है, तांबा का मिला है कुछ वस्तु। तो इस तरीका से बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। वस्तुओं का जो निर्माण था विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास परीक्षण लेते हैं। विशेषज्ञ मतलब किसी चीज के विशेषज्ञ हो गया, मतलब वो उसी फील्ड में पूरा एकदम मास्टर माइंड है, उसी फील्ड में वो काम करेगा, उसी का वो डिग्री ले रखा है, परीक्षण ट्रेनिंग ले रखा है, तो उसे विशेषज्ञ उस चीज का विशेषज्ञ कहेंगे। ठीक है, पत्थर तराशना मन के कैसा विशेषज्ञ था? विशेषज्ञ क्या क्या था? देखिए, पत्थर को तराशने का विशेषज्ञ, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्ची कारी करना आदि, इस सब का विशेषज्ञ था उसमें। ठीक है, पृष्ठ संख्या 8 पर चित्र को देखने की मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उनकी दाढ़ी कितना अच्छी तरह से दिखाई गई। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये जो आप देखिएगा, ये चेहरा कितना अच्छा चेहरा बना पाया था आज से 4700 पहले। दाढ़ी यहाँ पे दिखाया गया, चेहरा पर कैसे दाढ़ी है ये सब दिखाया। यहाँ पे कुछ ये लग रहा कि पहना हुआ था ऐसे, ये सब दिखाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हर व्यक्ति तो अब हर चीज में विशेषज्ञ नहीं होगा। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में परीक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अनुमान लगाया गया कि ये सब जो मूर्ति कला इस तरीका से जो मिला है, ये सब सिर्फ पुरुष ही बनाता होगा या इसमें महिला का भी योगदान होता होगा। ठीक है, वैज्ञानिकों के मुताबिक हो सकता है कि महिला दोनों मिलकर काम करता होगा, दोनों मिलकर बनाता होगा। ठीक है, फेयंस क्या? देखिए, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, पत्थर और शंख दोनों, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन पर वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्र हरे होते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है फेयंस जो है, कहता है कि पत्थर या तो शंख, ये तो प्राकृतिक तौर पर मिलता है। ठीक है, पत्थर और शंख तो प्राकृतिक तौर पर फेयंस जो है उसे हाथ से बनाया करते थे उस समय। फेयंस जो है कैसे बनाया करता था? देखिए, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे बनाया करते थे और उसके बाद बनाने के बाद उस पर चिकनी परत पर चढ़ाई जाती थी वस्तु पर, बिल्कुल ही, ताकि चिकनी परत के रंग जैसे होता था हल्का
नीले या हल्के समुद्र के हरे होते थे। इस तरह से फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस तरीक़ा से बनाया था। आज जो मिट्टी का बर्तन बनता है बिल्कुल वो तो नॉर्मल बना देता है ऐसे ही मिट्टी का, लेकिन उस समय जो देखिए कह रहा है जो बनाता था किस तरीक़ा से पत्थर का चूर्ण से बनाता था, और उसमें गोंद मिला के बलुआ पत्थर से के चूर्ण से बनाता था। चलिए कच्चे माल की खोज कैसे हुई देखिए, कैसे खोजता था कच्चा माल। कच्चा माल क्या हुआ, जैसे फेयंस बनाने के लिए हमें बालू पत्थर गोंद के इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी को कच्चा माल कहते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर उसे किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, उसे कच्चे माल कहते हैं। जैसे देखेंगे तो लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। उस समय कपड़ा चित्र में आप देखिएगा तो डिजाइनदार जो उसमें दिखाया गया है कि चित्र में कपड़ा पहना गया है तो बनाता होगा उस समय जो कपड़ा, तो ये सब जिस तरह से आज बनता है मशीन से, उस समय हाथ से बनाता होगा कपड़ा। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ों जैसे वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, कुछ चीज़ तो मिल जाता था, लेकिन ये तांबा, लोहा, सोना, चांदी जो कह रहा है, बहुमूल्य पत्थर, वो दूर दूर से कहीं कहीं से ढूंढ कर लाता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबा का जो खरीद बिक्री होता था आज के राजस्थान से होता था। ठीक है, यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। यह साक्ष्य मिला कि पश्चिमी एशियाई जो देश है ओमान, उससे तांबा का बिजनेस होता था। ठीक है, कासा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु 3 या आयात आधुनिक ईरान और पाकिस्तान से किया जाता था। आयात जो था 3 धातु जो है ये सब अभी का जो ईरान पाकिस्तान से होता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से होता था। तो इसका मतलब जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे थी जो शहर, तो वहाँ पे भी रहता होगा शहर सभ्यता। तो इस तरह से शहर सभी जगह था उस समय। मेसोपोटामिया शहर, चाइना में एक सभ्यता था, यूरोप में सभ्यता एक था, अमेरिका में सभ्यता था। इस तरीक़ा से ये बता रहा है कि सभी जगह से ये सब आयात बहुमूल्य चीज़ को खरीदा बिक्रा किया जाता था। ठीक है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। ठीक है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसमें कुछ चित्र भी बनाया गया है इस पत्थर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये खिलौना बनाया गया है, बच्चों के लिए खिलौना, माल ढोबा जो होता है उस तरीक़ा से बनाया गया। ठीक है, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारावाह ही शहर में रहने वाले लोग शासकों, लेखकों और दस्तकरों को खाने के सामान देते थे। तो ये जो कह रहा है, तो उस समय जो खाने के लिए लोग ये सब दस्तकारों को खाने के लिए सामान देता था। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं और जौ, दालें, चना, डबर, मटर, तिल आदि सरसों उगाते थे। इस तरीक़ा से यह मिलता है कि साक्ष्य उस समय वहाँ पे यह सब कृषि में उगाया जाता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाई क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए गए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ये जो आप देख सकते हैं इस तरीक़ा से हल भी इसी तरीक़ा से रहता है, और ये इस तरीक़ा से खिलौना भी मिला है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, जिस समय जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता बारिश कम होता था, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे संभवतः, जैसे पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ऐसा तालाब बनाता होगा जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता होगा और उससे खेत अपना
पानी पटाता होगा खेत में, अपना पानी डालता होगा। हड़प्पा के लोग गाय भैंस और भेड़ बकरियां पालते थे, इस सब का भी साक्ष्य मिला है वहाँ पे, ये सब भी पालते थे उस समय। इतना मतलब आप देख सकते हैं, आप देखिए ऊपर हम बताया कि इतना शहरीकरण होने के बाद भी गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब पालता था। ठीक है, इसके आसपास तालाब चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर तक ले जाया करता था, मवेशियों जानवरों को। ठीक है, जब सुखाड़ का दिन आता था तो दूर ले जाना पड़ता होगा। ठीक है, वे बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ये सब भी काम करता था, मछली पकड़ना, बैल को फल खाना, इकट्ठा करके हिरन का शिकार करना। आज से कुछ साल पहले भी यहाँ भी था, उस समय भी, इतना दिन पहले भी इसका यह सब का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब देखिए गुजरात में हड़प्पा नगर का सूक्ष्म निरीक्षण क्या है, अब यह पॉइंट आप देख लीजिए। ठीक है, यह पॉइंट है, क्या कहता है देखिए, कच्छ के इलाके में खादीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कहाँ पे? कच्छ के रण में धौलावीरा था नगर था, वहाँ साफ पानी मिलता था कच्छ के रण धौलावीरा, और ज़मीन उपजाऊ भी थी क्योंकि नदी किनारे था। और गुजरात देखिएगा तो समुद्र के किनारे गुजरात बसा है, इसीलिए यहाँ पे ये ज़मीन उपजाऊ भी ज़्यादा था। ठीक है, 12 मास वहाँ पे उपजाऊ होता था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नगर जो 2 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है, वहीं पे आप धौलावीरा को देखिएगा तो 3 भाग में से बांटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, पत्थर की ऊंची दीवारें से घेरा हुआ था। ठीक है, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, मतलब अपना गांव था, गांव को उसको चारों तरफ से घेर लिया और कुछ बीच में भी जगह मैदान के लिए छोड़ दिया। इस तरीका से घर बनाता था और चारों तरफ से घर को घेर कर रखता था ताकि किसी प्रकार का कोई खतरनाक जानवर ना आए, किसी तरीका से खतरा ना हो। इस तरीका खतरा से बचने के लिए ये सब करता होगा। ठीक है, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है। जो लिपि था उस समय का, पत्थर में बड़ा बड़ा अक्षर खोदा गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, लेकिन यहाँ जो आप देखिएगा, यहाँ बात कर रहा है बड़ा बड़ा पत्थर पर भी लिपि देखने को मिला है, लेकिन क्या लिपि है पढ़ा नहीं गया है उसकी भाषा। इस कारण गुजरात में देखिएगा तो खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल जो था ये नदी के किनारे था और समुद्र से नज़दीक था, तो व्यापार आसानी से यहाँ पे हो जाता था। ठीक है, कीमती पत्थर, बहुत सारे वस्तु ये सब का भी हो जाता था आयात निर्यात। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला था, यहाँ भी भंडार गृह एक मिला है। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मृदांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो इस तरीका से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अन्नगाड़ मिला, उसमें मोहर मिला, गीली मिट्टी पर जिस तरह से मोहरबंदी किया जाता है वो सब का सामान मिला। इससे ये भी पता चलता है, हो सकता है कि वो बिजनेस करने के लिए हाउस जैसे बनाता है, वेयर हाउस, उस तरीका से बना रखा होगा, फैक्ट्री के तरह बना के रखा होगा। ठीक है, यह तालाब एक लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये जो तालाब आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये लोथल नगर जो था उसका बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पे माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है जो ये समुद्र से जुड़ा हुआ था और यहाँ पे अपना नाव आके रुकता था और इसे माल को उतारा और चढ़ाया जाता था। ठीक है, अगला आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। ठीक है,
इमारतें मिले जहाँ तक सामान था ये सब मिला। पत्थर के टुकड़े अब धाने के मन के मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ से मिला है। ठीक है, क्या क्या मिला? मन के बनाने का जो कुछ सामान होता है वो भी मिला, कुछ बना हुआ मन के भी मिला, मन का यानी घायला, ये सब का भी मिला। आप देखिए मुद्रा, मोहर और मुद्रा कम मोहरबंदी, ये आप देख सकते हैं कि मोहर पर इस पर कैसे मोहर लगाया गया। आप यहाँ पे देखिएगा तो कुछ आपको ये दिखाया गया, यहाँ पे एक सिंग वाला ये जानवर को दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी एक जानवर का दिखाया गया है। ठीक है, देखिए मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों पर चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करके उसके बाद उनके मोहनों पर गीली मिट्टी का पोत लगा के और उस पर मोहर से लगा देता था। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं, उस पर छाप लगा देता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इस तरीक़ा से रहता था ताकि उसे वो न खोल पाए कोई और खोले तो पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से इतना सटीक उस समय आज से 47 साल पहले ये सब दिमाग इतना लगाता था बिजनेस में, व्यापार करने में दूसरे देश से। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, यह इसलिए करता था ताकि सामान को साथ इधर उधर ना कुछ कर देना, छेड़छाड़ ना करे, कोई लेना निकाल ना ले। इस तरीक़ा से इसका दिमाग लगाया हुआ था। इतना बेहतरीन दिमाग इतना दिन पहले कैसे लगा दिया। ठीक है, आज भी आप मोहर का प्रयोग होता है, पता लगाइए कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है आज के दिन, और लगा के आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसके बारे में। चलिए अंत में आप देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य क्या क्या है, कैसे वो अंत हो गया। उतना अच्छा शहर, उतना नगरीकरण किया हुआ, अब शहर देखिएगा कैसे अंत हो गया उस शहर का, सब कुछ कैसे लिप्त हो गया, विलुप्त कहाँ चला गया सब। लोग जो रहते थे उसका लोग का क्या हो गया उसमें उतना जो, ये सब चलिए देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मोहर और वाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गए और सड़क पर ही झोंपड़ी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो इस तरीक़ा से देखिएगा जो अंत का जो रहस्य बताता है, जो क्लाइमेट चेंज का बदलाव कैसे हो रहा है। ठीक है, लोग नगरों को छोड़ दिया, लेकिन देखिए मोहर वाट का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से जो कच्चा माल आता था वो कम हो गया। मोहनजोदड़ो में जो सड़क बना हुआ था उस पर कचरा फैलने लगा धीरे धीरे। कुछ लोग तो सड़क पर ही अपना घर बनाने लगा। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं यह सब क्यों हुआ। ये देखिए कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह है हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। ठीक है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गए होंगे, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियां के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो ये आप देख सकते हैं कारण बाढ़ भी बताया जा रहा है, या कुछ कारण बताया जा रहा है कि वहाँ नदी सूख गया तो इसी कारण दूसरे जगह चला गया, ये भी कारण बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। ठीक है, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। कुछ लोग इधर उधर हो गए थे, यही ये बता रहा है, कुछ लोग इधर उधर हो गए, पंजाब और बस्तियां जो है। तो आप देख सकते हैं जो कई विद्वान सब अलग अलग अपना तथ्य बता रहे हैं कि अलग अलग कारण हो सकता है सभ्यता का अंत का। तो आप देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं कि कैसा शहर था। अगर आपके दिमाग में कुछ अलग आ रहा है कि उसका अंत किस तरह हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि
आपके मन में क्या है कि आपके सोच से कैसे अंत हुआ होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। इतना अच्छा बेहतरीन सभ्यता होने के बावजूद भी कैसे अंत हो गया। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें सभी का अलग अलग तथ्य दिया गया है। ठीक है, इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। जब वो अंत हुआ तो कह रहा है कि उसके बाद 14 साल बाद नगर का विकास हुआ। इनके बारे में अध्याय 5 और 8 में आप पढ़ेंगे कि 14 साल बाद नगर कैसा विकास फिर से हो पाया। ठीक है, तो सबका अलग अलग तथ्य है कि कैसे सभ्यता का अंत हुआ। बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, अकाल हो गया, भूकंप आ गया। कई कहते हैं कि आर्य का आक्रमण हो गया, उस पर अटैक हुआ, इस कारण आर्य का जो भारत में आगमन हुआ था उसके कारण हुआ। सबका अलग अलग अपना तथ्य है। ठीक है, आपका क्या तथ्य है इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा तो आप अपने एटलस में मिस्र ढूंढिए। ये जो फोटो दिया गया है मिस्र का फोटो दिया गया है, नील नदी वहीं पे है मिस्र में। देखिए आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मिस्र का अधिकांश भाग जो है रेगिस्तान है। ये आप विश्व मैप देखिएगा तो इसमें आप देखिएगा यहाँ पे ये मिस्र है। ठीक है, और ये नील नदी है यहीं पे, ये लाल सागर इसी को कहते हैं। ठीक है, यहीं के वो चर्चा कर रहा है कि अधिकांश भाग जो था रेगिस्तान था उस समय। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इजिप्ट जो लिखा गया है यही मिस्र है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोकेशन देख चुके हैं, नील नदी, मिस्र को देख चुके हैं। लगभग 5,000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी, वहां से अपने यहाँ लाने के लिए। जैसे आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी चर्चा है कि लोग दूर दूर से जाते थे, कीमती पत्थरों को, धातुओं को अपने यहाँ लाते थे। तो आप देख सकते हैं जो कहता है कि इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये जो आप देख सकते हैं त्रिभुज जो आकार का जो है इसे पिरामिड कहा जाता है, लेकिन उस समय मकबरा टाइप का बनाया था। ये जो आप देख सकते हैं मकबरा टाइप का बनाया था। राजाओं के मरने के पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाने की परंपरा था वहाँ पे, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल था। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। इस पर मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। चलिए आगे देखिए, क्या लगता है आपको मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी? लोग क्यों ऐसे दफनाता था? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि क्या आप सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, कल्पना करने के लिए कह रहा है। कल्पना करिए कि अपने माता पिता के साथ 4,000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ बताइए कि यात्रा कैसे करेंगे। ठीक है, आपके पास आपके माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, साथ में क्या क्या सामान रखेंगे और मोहनजोदड़ो में क्या देखेंगे, ये सब कल्पना करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कल्पना करके हमें बताइए ये सब कैसे यात्रा करेंगे, क्या क्या ले जाएंगे और वहां जाके क्या करेंगे। ठीक है, ये हमें सब कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसका क्या होगा। इसके आगे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इसका सही मिलान करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही मिलान क्या होगा। ठीक है, अभी आपने सही ढंग से देख चुके हैं, इसका मिलान करके बताइए कि सही क्या होगा आंसर। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रह गया। ये 3 क्वेश्चन है जो होमवर्क है, आप लोग के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 ये खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर का अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और विस्तार से जानकारी लेंगे। ठीक है,
आपने देख लिया, ये तीसरा चैप्टर खत्म हो गया। कैसे सिंधु सभ्यता कैसा था और कैसे उसका अंत हुआ, ये सब का भी इसमें चर्चा किया गया। ठीक है, अब फिर से मिलते हैं एक अगला वीडियो में। किसी भी तरह का आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको इसका समाधान करने के लिए। ठीक है।